Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan Sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash Sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan Sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan Sir for sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for sociology optional, essay, ethics and CSAT. मेरा नाम सात्विक श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का निवासी हूं और मैंने यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में 3rd रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट प्राप्त की। स्ट्रैटेजी से पहले मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैंने अपना इनिशियल स्कूलिंग अपने ही होम टाउन के सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरदोई से प्राप्त किया। उसके पश्चात ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से मैंने NIT जयपुर से कंप्लीट किया। 2020 के बाद से मैंने डेडिकेटली यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की और 3rd अटेम्प्ट में 3rd रैंक के साथ मैंने सफलता प्राप्त की है। प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कई सारी मिस्टेक्स मैंने भी की थी, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ ऑल द एस्पिरेंट्स को कि वो अपने प्रिपरेशन में ऐसी मिस्टेक्स को ना दोहराएं। ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में मैं आगे बढ़ूंगा, बट एक पोटेंशियल मुझे अपने अंदर लगता था कि ग्रेजुएशन के बाद अगर सिविल सर्विसेज की तरफ, स्पेशली यूपी पीसीएस की तरफ मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो शायद मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने स्ट्रेंथ को ज़रूर पहचानिएगा। अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, बैंकिंग का हो, टीचिंग का हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, ना कि किसी देखा-दुनी में चलिए। तो उस स्ट्रेंथ को केवल आप ही पहचान सकते हैं, ना वो किसी के कहने पे आता है और ना वो किसी के मोटिवेशन से आता है। अगर आपको लगता है कि आप उसके सिलेबस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और आपके अंदर टेंडेंसी है कि आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर सकते हैं, तो सिविल सर्विसेज में आप आगे बढ़ सकते हैं। पहली चीज़। सेकेंडली, मेरे सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ प्रिपेयर करने की कोशिश करी। मेरी गेट ऑल इंडिया रैंक 1194 थी, जिसके थ्रू मुझे रेलवेज़ में भी अपॉर्चुनिटी मिली जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की पोस्ट पे। और उस अपॉर्चुनिटी को भी जब मैं उसमें आगे बढ़ा, तब भी मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर भी मैं पूरी तरीके से जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। तो फाइनली सिलेक्शन के बाद वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो ना पढ़ाई का उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था और अंदर से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं खुश नहीं हूँ। तो जॉब के साथ अगर आप खुश नहीं हैं, अपने अंदर से आपको लग रहा था कि मैं पढ़ाई तो किसी और चीज़ की कर रहा था और सिलेक्शन मेरा किसी और चीज़ में हो गया, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ये सोच पाते हैं कि हमारा जो जर्नी रहा है, जो सिविल सर्विसेज की हमने पढ़ाई करी है, वो इतने अच्छे ढंग से मैं कर सकता हूँ अभी भी, बट मैंने अपने आप को एक जॉब में फंसा लिया। तो सबसे पहला काम वहाँ पर जाके मैंने ये पूछा है कि इस पोस्ट पे, इस वैकेंसी पे क्या कोई और कैंडिडेट भी आ सकता है, क्योंकि मुझे ये भी अंदर से चीज़ परेशान कर रही थी कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रेलवेज़ में है, अगर कोई इस पोस्ट पे नहीं आया तो वो मेरे लिए एक और अनफॉर्चुनेट बात होगी कि किसी और की एक पोस्ट भी मैंने ख़राब कर दी है। फाइनली जब वहाँ पर भी मुझे पता चला कि हाँ, मेरे जाने के बाद कहीं ना कहीं वो वेटिंग लिस्ट में नाम होते हैं और वो लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे, तो फाइनली मैं वहाँ पे रिज़ाइन देके लखनऊ में मैंने डेडिकेटली 2022 में पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करी। प्रीलिम्स के 14 डेज़ ही बचे थे और उन 14 डेज़ में मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था और चैलेंज था कि एक रेलवे की सरकारी नौकरी मेरे हाथ से जा चुकी थी एंड सेकेंडली मेरा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पाया था। कहीं ना कहीं चैलेंज बहुत बड़ा था, बट अकेले इसको पार करना भी मुश्किल था। यहाँ पर मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, मेरे मेंटोर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और इसको एज अ दुर्भाग्य ना देख के मुझे ये लगा कि मेरी ही कुछ कमी रही होगी प्रीलिम्स में, तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया।
तो फाइनली उसको मैंने बहुत स्ट्रेटेजिकली मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया, अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज किया। तो ये रही मेरी कहानी फेलियर्स की। अब आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी फ्रॉम द स्क्रैच यूपी पीसीएस की तैयारी करना डेडिकेटली चाहता है तो उसको कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स में काम करने की ज़रूरत है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कि आप प्लानिंग करिए। सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी मेरी कि मैंने प्लानिंग अच्छे से नहीं करी थी, बहुत डिस्टॉर्टेड था, कई सारे सोर्सेज को एक साथ फॉलो करने की कोशिश करता था एंड मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि प्रीलिम्स के लिए किन सोर्सेज को फॉलो करना है, किन ऑनलाइन कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो ऑनलाइन भी किस कंटेंट को मुझे अच्छे से चूज़ करना है मुझे नहीं पता था। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये होता है कि हम कई सारा कंटेंट है मार्केट में, हमें अच्छे सोर्सेज को उठाना है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र भी लीजिए। साथ साथ आप सिलेबस को देखते जाइए और अपने टॉपिक्स को क्लियर करते जाइए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। ये शॉर्ट नोट्स आपको प्रीलिम्स के टाइम पे भी हेल्प करेंगे और मेंस के टाइम पे भी हेल्प करेंगे। घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसको आपको लगाना ही लगाना है, और केवल घटना चक्र लगाने से ही नहीं होगा, उसको बार बार रिवाइज भी करना है और लास्ट में उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कि आप पूरे 1 साल 1.5 साल के ईयर को आप एक रोड मैप बना लीजिए कि मुझे पहले 4 महीने में क्या करना है, कितना सब्जेक्ट या कितना कवरेज मुझे अपना कर लेना है। और एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि प्रीलिम्स के पहले 70 to 80% आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके शॉर्ट नोट्स हर एक पॉइंट के बन जाने चाहिए। उसके बाद ही प्रीलिम्स के बाद मेंस का सिलेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा वीक एरिया था और इसी की वजह से शायद मेरा 2022 भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे सोर्सेज को फॉलो ज़रूर कर रहे हैं बट आप उनके नोट्स नहीं बना रहे हैं। आप किताबें पढ़ रहे हैं बट हमारे माइंड में मेमोरीज जो क्रिएट होती हैं वो एक समय बाद फेड आउट हो जाती हैं। बट अगर आपने उनको लिख लिया, अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, अपने हाथ से बना लिए हैं, तो वो मेमोरीज आपकी लंबे समय तक रिटेन रहती हैं। एग्ज़ाम से पहले, प्रीलिम से पहले जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आप उन्हीं शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेंगे। तो प्रीलिम्स से पहले अगर इतना आपके पास कंटेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप घबरा जाएंगे, क्योंकि कोई कहेगा घटना चक्र कई बार रिवाइज कर लो, कोई कहेगा इतने बुक्स को एक बार और पढ़ लो। तो वहाँ पर आप रिलाई केवल अपने बनाए हुए नोट्स पर करिए। तो सेकंड है कि जितने भी सोर्सेज हैं उनके आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग बनाइए, जो कि तीसरा पिलर भी है। तीसरा पिलर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि जो भी सिलेबस में है वो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चंस बार बार आ रहे हों एग्जामिनेशन में। तो आप एनालाइज कीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स हों चाहे वो मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हों, कि कुछ तो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो फेवरेट हैं आयोग के, जो वो क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, तो वो टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ एनालाइज की होगी कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इतना क्वेश्चंस मिडीवल हिस्ट्री के नहीं पूछे जाते। इसी तरीके से ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कई सारे पार्ट्स हैं, बट जो माउंटेन, सीज, नेबरिंग कंट्रीज और मैपिंग के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो इन सारी चीज़ों को भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही एनालाइज कर पाएंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर मैं समझता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके एकेडमिक्स में, क्योंकि जितना अच्छे से आपने इसको एनालाइज कर दिया, आपके मेहनत और आपके एफर्ट्स जो हैं वो उतने ही स्मार्ट वर्क तरीके से आप काम कर पाएंगे, और जो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क क्रिएट हो जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी तक की जितने भी चीज़ें थी मैंने बताई वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड थी, बट आप सभी जानते हैं कि जो मेन क्वालिफिकेशन है, जो मेन मेरिट है, वो मेंस के बेसिस पे होती है। तो आंसर राइटिंग इज़ द की। प्रीलिम्स के 1-1.5 साल पहले से अगर आपने अपनी जर्नी शुरू की है तो आप अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बना लीजिए कि 6 से 7 से 8 महीने तक आपको अपना सिलेबस ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको साथ साथ ही करनी है। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, और इससे भी ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, तो इससे मेंस में वो जो इनरिचमेंट आता है वो नहीं आ पाएगा। तो आपको प्रीलिम्स से पहले
आंसर राइटिंग करते रहना है। हाँ, प्रीलिम्स एग्जाम से 2-3 महीने पहले आप पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे फोकस हो सकते हैं, बट जैसा मैंने बताया कि 70 to 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर जो है वो आंसर राइटिंग का है मेंस के लिए। आप मेंस के लिए ये समझ लीजिए कि आंसर राइटिंग हर एक टॉपिक पे आपके 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी पे आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए और उनको लिखने का प्रयास करिए, फिर उसका इवैल्यूएशन कराइए। इससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मेरी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक चल रही है, एग्ज़ाम के डिमांड के अकॉर्डिंग चल रही है। और फिर प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसके बाद जो फिफ्थ पिलर है वो है करंट अफेयर्स का सेक्शन। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा वेटेज आता है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में, बट उनका फ्लेवर थोड़ा अलग है। जैसे प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की, वो आप एक मंथली बुकलेट के अकॉर्डिंग करिए। किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की आप मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन लीजिए और मंथली उसको कवर करते रहिए, और उसी मंथ में कुछ दिन आप रखिए प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। इससे होलिस्टिकली आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स प्रिपेयर होता जाएगा। फिर आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उन्हीं करंट अफेयर्स का रिवीजन भी उन्हीं मैगजीन से हो जाएगा। एग्जाम से, प्रीलिम्स एग्जाम से कुछ दिन पहले घटनासार की एक मैगजीन आती है, या घटना चक्र की भी कुछ बुकलेट्स निकलती हैं जो एनुअल कंपाइलेशंस प्रोवाइड करती हैं। उनसे आप होलिस्टिकली पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग उस बुकलेट को रिवाइज करना लास्ट के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में नियरली 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं जो कि एक बड़ा वेटेज रखते हैं प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। फाइनली मेंस का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अब यूपी स्पेसिफिक के पेपर्स ऐड हुए हैं, तो यूपी स्पेशल को कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पे भी फोकस रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेशल स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट ऑफ यूपी की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो मेंस के टाइम पे पढ़नी होती हैं। उसके लिए मेंस स्पेसिफिक कुछ करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको उन 4-5 महीनों में देखते रहना पड़ेगा। न्यूज़पेपर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है करंट अफेयर्स में, बट प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपका एक इंटेंट क्रिएट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एप्लीकेशन बेस्ड एक अप्रोच क्रिएट होती है जो मेंस के लिए हेल्पफुल है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि न्यूज़पेपर्स को आप रीड ज़रूर करिए, बट प्रीलिम्स के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट मत हो जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर्स है वो फैक्चुअल है यूपी पीसीएस के लिए, बट जो न्यूज़पेपर है वो आपका एक इंटेंट डेवलप करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का, और एक कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म डेवलप करता है आपके माइंड में कि कोई भी सिचुएशन अगर इस वर्ल्ड में या इंडिया में या हमारे स्टेट में हो रही है तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, निगेटिव्स हैं। साल भर की पूरी प्रिपरेशन के बाद हमको ये भी चेक करना चाहिए कि जो प्रिपरेशन है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, वो सही तरीके से हुई है या नहीं। हमको पता चलना चाहिए कि क्या हमारे वीकनेस हैं, कहाँ वीक लिंक्स हैं, कौन से सिलेबस का ऐसा सेक्शन है जो अभी भी कमज़ोर है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए जो 6th पिलर है वो मॉक टेस्ट है। प्रीलिम्स के टाइम पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपको उससे 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपके माइंड में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस प्रेशर को झेलने की कैपेसिटी भी डेवलप होती है। एंड सेकेंडली इंटेलिजेंट गेस डेवलप होता है, क्योंकि सारे 150 क्वेश्चन सही करना या 110, 115 क्वेश्चन सही करना ये एक चैलेंजिंग टास्क है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, बट उनमें भी आपको इंटेलिजेंटली गेस करना आना चाहिए, और वो केवल और केवल प्रैक्टिस से डेवलप होता है। तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है वो सोलली आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसीलिए आप जितने से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और जितनी बार आपने घटना चक्र को रिवाइज किया है, वो आपके प्रीलिम्स के चांसेस, सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देगा। सेम गोज फॉर द मेंस ऑल्सो। प्रीलिम्स के बाद जब मेंस के लिए आप तैयारी करिए तो मेरे अकॉर्डिंग आप 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। सबसे पहले जो आपने सिलेबस के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सेकेंडली आप किसी एक टेस्ट सीरीज या 2 टेस्ट सीरीज में इनरोल कराइए और पहले सेक्शनल टेस्ट 7 to 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए पर डे देने की, और लास्ट के टाइम पे जैसे एग्जाम का पैटर्न है कि पर डे में 2-3 घंटे के टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हाथ सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है।
कितने ब्यूटीफुली, कितने कंसाइज तरीके से आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर पाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क हर किसी के लिए रहता है। उस समय पे आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बट आपके हाथ की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमारे हर एक क्वेश्चन की हैंड राइटिंग भी हमारी अच्छी हो, 12 मार्कर्स जो क्वेश्चन है हम उनमें अच्छे से फ्लो चार्ट भी बना सकें। तो 6th पिलर मॉक टेस्ट है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए चाहे वो मेंस के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि मेंस के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं और किस तरीके से हम सोनली मेंस को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएं। एक काफ़ी कन्फ्यूजन है सबके माइंड में कि यूपी स्पेशल 5 और यूपी स्पेशल 6 को हम कैसे कवर करें। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि जो गाइडिंग टॉर्च है वो आपका सिलेबस ही है। सिलेबस के हर एक पॉइंट के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि GS 1 to 4 के लिए अगर हमने सिलेबस को पकड़ रखा है तो 5-6 के लिए भी रणनीति बिल्कुल वही होगी। हर एक पॉइंट के आपके पास कंसाइज शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि जब आप आंसर राइटिंग करने जाएं तो वो नोट्स के वो पॉइंट्स हमारे माइंड में चलते रहने चाहिए, और इससे आपको बहुत हेल्प रहेगी जब आप फाइनल एग्जाम भी देने जाओगे। तो GS 5-6 के आप कंसाइज नोट सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने अपने दिशा पब्लिकेशन बुक को मैंने रेफर किया था, क्योंकि उसमें बहुत कंसाइसली कंटेंट दिया हुआ है और GS 5 और 6 के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज नोट्स दिए हुए हैं। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूपी स्पेशल ऐड हुआ था तो कंटेंट बहुत लिमिटेड था मार्केट में। आप चाहें तो कोई और अच्छी किताब को भी रेफर कर सकते हैं, बट मेरा एक एडवाइस है कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिएगा, चाहे वो GS 1 to 4 हो, GS 5-6 ही क्यों ना हो। जितना आप लिमिटेड सोर्सेज को रखेंगे, उन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स पे, अपने ही शॉर्ट नोट्स पे रिलाई करेंगे, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी सोर्सेज में, हमारा माइंड उतना ही डिस्ट्रैक्टेड होगा, और ये इस एग्ज़ाम की डिमांड नहीं है। तो आप सिलेबस के हर एक पॉइंट पे आपका कवरेज हो और आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो, यही मेरा एक सजेशन है। कुछ सजेशंस और हैं जो बाकी के GS के पेपर्स मेंस में आते हैं, जैसे GS 4 जो एथिक्स है वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट उसके डिमांड को भी हमें समझना चाहिए। जैसे GS 4 की जो आंसर राइटिंग है वो GS 1, 2, 3, 5, 6 की तरह नहीं होती। वहाँ पर वो हमारे जो एप्लीकेशन पार्ट है और हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को भी चेक करने की कोशिश करता है। जैसे केस स्टडीज़ आती हैं, या कई बार आपसे वो सिलेबस के कुछ पॉइंट्स को ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ लेता है। तो हमें वहाँ पर अपने पर्सनल लाइफ में जो हमने किसी से हम इंस्पायर हुए हैं, ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देना पड़ता है, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि हमने इस क्वेश्चन का क्रक्स समझा है और उसको रिलेट कर पाए हैं रियल लाइफ में किसी एक व्यक्ति से या किसी एक पर्सनैलिटी से। तो एथिक्स के लिए जब आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो आप एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉन पार्टिसनशिप है, तो किसी एक फेमस पर्सनालिटी को कोट कर लीजिएगा जिसने नॉन पार्टिसनशिप की वैल्यू को अपनी लाइफ में रखा है। इंटेग्रिटी है, तो इंटेग्रिटी के बारे में आपको एक या दो एग्जाम्पल्स आपके माइंड में होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं, ताकि वो फिर आप भूल जाएं। इसी तरीके से हर एक वैल्यूज़ पे जो कि सिविल सर्विसेज में रिक्वायर्ड हैं, उनके एग्जाम्पल्स और उन्होंने लाइफ में कैसे वो उस वैल्यू को प्रमोट किया है और सिविल सर्विसेज में वो आगे बढ़े हैं। इसके अलावा एथिक्स में डायग्राम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने ज़्यादा आप अच्छे फ्लोचार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स के थ्रू अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एथिक्स में मार्क्स और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ये जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे कोटेशंस हैं जो आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, आप एक छोटी सी बुकलेट बना लीजिए 10 to 15 पेजेस की, और अभी से कोई भी अगर आपको, जैसे एजुकेशन के ऊपर मार्टिन लूथर किंग के आपको कई सारे कोटेशंस मिलेंगे, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए महात्मा गांधी के बहुत सारे अच्छे कोटेशंस हैं, तो इनको आप लिखते जाइए। तो ये आपको ऐसे के पार्ट में भी हेल्प करेगा, एथिक्स के भी पार्ट में हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं GS2 GS3 में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी फिलोसफिकल नेचर को चेक करते हैं, तो उनमें भी ये आपकी हेल्प करेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो सभी एस्पिरेंट्स को अपने माइंड में रखनी चाहिए, वो है सिलेबस के कुछ माइक्रो टॉपिक्स भी हैं जो कि मैक्रो टॉपिक्स से डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल, GS2 में मेनली आपके माइंड में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इंडियन पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत है, लोगों को लगता है कि उससे प्रिपेयर करके हो जाएगा GS2 कवर,
बट आप देखिएगा सिलेबस में कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत बड़ा कवरेज है, गवर्नेंस का बहुत बड़ा कवरेज है, सोशल जस्टिस का एक बहुत बड़ा पार्ट है GS2 में। तो सभी ऐसे माइक्रो टॉपिक्स पे भी आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाइएगा, और यही सारे टॉपिक्स ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। जैसे GS1 में इंडियन सोसाइटी है, GS3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, और इंटरनल सिक्योरिटी है। तो वो इकोनॉमी से ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है, क्योंकि इकोनॉमी पे मेजरली सबका फोकस रहता है। पर इंटरनल सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली, अगर उनमें आपका अच्छा कंटेंट है, इन माइक्रो टॉपिक्स पे आपके पास अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, अच्छा कंटेंट है, एक डिटेल्ड नॉलेज है, तो वो आपको कहीं ना कहीं सबसे एज दिलवा सकती है। घटना चक्र का प्रीलिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप सभी को पता है। बट उस घटना चक्र को किस तरीके से फॉलो किया जाए या एनालाइज किया जाए कि प्रीलिम्स में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार घटना चक्र पढ़ने से नहीं होता है सिलेक्शन, उसको आप कम से कम 2 बार सारे सवालों को लगाइए। और जो मेजर बुकलेट्स हैं घटना चक्र की, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और यूपी स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस। आपको पता है कि जो इकोनॉमी आती है प्रीलिम्स में वो मेजरली करंट अफेयर्स बेस्ड होती है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो उसकी घटना चक्र को आप तब भी अवॉइड कर सकते हैं। बट जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको कम से कम आप उनके क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और लास्ट में जब आप सेकेंड रीडिंग कर चुके हों, उसके बाद जब आप थर्ड रीडिंग से पहले एक बार जिन जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके माइंड से वो फैक्ट आप भूल रहे हैं, उनको भी अपने शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए, या एक अलग बुकलेट बना लीजिए केवल घटना चक्र की। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फॉर एग्जांपल मैपिंग में जो नेबरिंग कंट्रीज़ का एक टॉपिक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी मेमोरी से वो निकल चुके हैं सेकेंड रीडिंग के बाद, और एग्ज़ाम नज़दीक है। तो अब जब आप घटना चक्र लगा रहे हैं 1 से 1.5 महीने पहले, तो उन क्वेश्चंस को एक A4 साइज पेपर में नोट करते जाइए, या एक बुकलेट में नोट करते जाइए। तो ये भी प्रीलिम्स से पहले आपको बहुत हेल्प करेंगे। इनको जैसे ही आप रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में ये चलने लगेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में मैंने गलती करी थी, या ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। तो माइंड आपका निगेटिवली ट्रेन हो रहा है कि इस क्वेश्चन में गलती हुई है, तो अब गलती दोहरानी नहीं है। तो घटना चक्र के जब आप शॉर्ट नोट्स सेकेंड रीडिंग के बाद बनाएंगे या थर्ड रीडिंग के बाद बनाएंगे, तो वो प्रीलिम्स के मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। मेंस के बाद 100 मार्क्स का एक इंटरव्यू टेस्ट होता है, और इंटरव्यू के लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस हमें अपने ऊपर खुद करना चाहिए कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हम किस होम टाउन से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अपने फैमिली के बारे में, फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इंटरव्यू का मेन जो खेल है वो कॉन्फिडेंस का ही है, कि हमारे अंदर जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, जितनी अच्छी हम कम्युनिकेट करके अपनी बातें रख पाएंगे। और कहा जाता है ना कि जो हमारे थॉट्स में चल रहा है वो हमारी स्पीच में भी होना चाहिए, और कॉन्स्ट्रक्टिवली होना चाहिए। कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होंगे, उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाएँ। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू सेशंस ले सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा अभी से फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मेंस के बाद इतना टाइम रहता है कि इंटरव्यू की तैयारी हो जाए। इस पूरी जर्नी के दौरान कई सारे अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। आप जैसे एक वेव होती है, उसका एक क्रेस्ट पार्ट आता है, फिर ट्रो आता है, उतार चढ़ाव। तो इस पूरी जर्नी में ऐसे कई सारे मोमेंट्स आएंगे जब आपका पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, लाइफ में भी सब कुछ सॉर्टेड होगा। बट कई सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, पर्सनल लेवल पे भी, पढ़ाई के लेवल पे भी, कि मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, या पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। कई सारे ऐसे मेंटल हेल्थ पे भी इश्यूज़ आते हैं, बिकॉज हम पूरी दुनिया से कट आउट हैं। तो ऐसे समय पे हमको अपने अंदर एक ये भावना लानी चाहिए कि हमने अभी तक हम आए हैं, इस मोड़ पर आ गए हैं, इतना हमने हार्डवर्क किया है। अब इस स्टेज पे अगर हमने अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया तो शायद ये हमने अपने साथ ही नाइंसाफ़ी करी है। तो जैसे कहा जाता है ना कि हारा वही है जो लड़ा नहीं, और आप सभी एक लड़ाई में हैं, और अपने अलग एक कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई में आपकी जीत तभी होगी जब उस स्पीड ब्रेकर को आप क्रॉस कर जाएंगे। ये पूरी लाइफ ही स्पीड ब्रेकर्स में, हमारी आगे की भी लाइफ में कई सारे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, सिलेक्शन के बाद भी कई सारे चैलेंजेस आएंगे। तो सिर्फ उसको एक पड़ाव मान के कि एक फेज़ है लाइफ का, इसको जैसे ही ये गुजरेगा तो फिर एक अच्छा फेज़ आने वाला है, ये समझना है और पढ़ाई पर
फोकस करते रहना है। हो सकता है पढ़ने के घंटे कम हो जाएं, आप 8 से 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 3 से 4 घंटों में वो पढ़ाई आ जाए, तो उस पर भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस आपको क्या सीखना है कि हमें कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। पर डे कुछ ना कुछ घंटे आपको ज़रूर पढ़ाई पे देने हैं। हो सकता है वो 4-5 घंटे ही आपको एक मोटिवेशन दें कि हमने उस दिन भी पढ़ाई की थी जिस दिन हमसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो सकती थी। तो यही आपको एक एज भी दिलाता है बाकी कैंडिडेट से। और मेरे सभी कैंडिडेट से ये भी एक सजेशन है कि वो अपने मेंटल वेलनेस पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये 2 से 3 साल जो भी पढ़ाई होती है, जर्नी होती है, वो बहुत ही चैलेंजिंग होती है। जिनका एक बार अटेम्प्ट में नहीं निकलता, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं निकलता, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मोटिवेशन भी कम हो जाता है। तो अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि माइंड के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं या थॉट्स हैं, जो निगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो सब हमारे माइंड से रिलीज़ हो जाती हैं। तो ऐसे यूज़फुल प्रैक्टिसेस को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हो सके तो फिज़िकल हेल्थ को भी जितना आप अच्छा रख सकते हैं रखें, अपनी फूड हैबिट्स को भी इम्प्रूव करें जितना हो सकता है। बट मेरा जो मेन फोकस है वो मेडिटेशन पे रहा है अपनी जर्नी में भी, और डेली मैं मेडिटेशन करता था, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है और मुझे बहुत रिलीफ दिया है उन चैलेंजिंग मोमेंट्स पे जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लेनी चाहिए। बट फैमिली का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, और ऐसे आपके लाइफ में कई सारे मोमेंट्स आगे भी आएंगे जब आपकी जॉब भी लग जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसको एक ये मान लेना है कि लाइफ का प्रोसेस है और ये आगे भी चलता रहेगा। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट सजेशन ये भी है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो एक ही एग्ज़ाम की प्रिपेयर करें एक साथ। जैसे मुझसे सबसे ज़्यादा गलती ये होती थी कि मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ प्रिपेयर करने की कोशिश की 2021 में। अपने माइंड में ये रखा कि मुझे जाना पीसीएस में है, साथ में बैंक के भी एग्ज़ाम्स दे देते हैं, इसके साथ साथ कई सारे ऐसे ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशन के एग्ज़ाम्स निकलते हैं कि कहीं ना कहीं हम सेटल हो जाएं, जो कि एक इनिशियल माइंडसेट रहता है। बट कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरा प्रीलिम्स भी उन एग्ज़ाम्स में क्लियर नहीं हुआ है, और उसका मेन रीज़न यही है कि हर एक एग्ज़ाम का अपना एक फ्लेवर होता है, उसकी गहराई तक एस्पिरेंट को उतरना पड़ता है, तब जाके वो एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो यूपीपीसीएस में सिलेक्शन के बाद मुझे ये फाइनली रियलाइज़ हुआ कि चूँकि मैंने यूपीपीसीएस के फ्लेवर में पूरी तरीके से अपने आप को ढाला, प्रीलिम्स मेंस को स्ट्रेटजी वाइज क्लियर किया, इंटरव्यू को भी, तो इसलिए मेरी 3rd रैंक आई। तो मैं सभी एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ का 1 साल 1.5 साल किसी एक एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस को दीजिए, यूपीएससी को दीजिए। फिर उसके बाद अगर 1-2 अटेम्प्ट में आपका नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बट डिस्ट्रैक्टेड रहने से या कई सारे मल्टीपल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने से हमारा एक एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर हो पाएगा। मेरी फैमिली में मम्मी पापा ही हैं, और मेरे पिताजी का नाम जगदीश श्रीवास्तव है और वो रजिस्ट्री ऑफिस हरदोई में एक दस्तावेज़ लेखक हैं। मेरी माताजी का नाम चित्रा श्रीवास्तव है और वो एक हाउसवाइफ है। और इस पूरी सफलता का जो क्रेडिट है मेन, तो वो मम्मी पापा को ही जाता है, क्योंकि सारे चैलेंजिंग मोमेंट्स में उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन दिया। तो अगर वो ना होते तो शायद उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि एक फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। क्योंकि वही ऐसे मोमेंट्स पे जब मैंने एक रेलवे की जॉब छोड़ी तो फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मोरली भी बहुत सपोर्ट किया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे 3rd अटेम्प्ट में तुम्हारा सिलेक्शन ना ही हो, तुम कोई और जॉब करना, हम तुम्हारे साथ, हम कभी तुमको जज नहीं करेंगे। तो ऐसे सपोर्ट पाने के बाद मेरे अंदर एक अलग लेवल का एक एनर्जी था, उत्साह था कि हाँ मम्मी पापा मेरे साथ हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एकेडमिक्स में मेरे जो मेंटोर हैं आशुतोष श्रीवास्तव सर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब हमारे माइंड में नहीं होता कि कैसे प्रिपेयर करना है। कई बार नहीं समझ में आता है कि किस स्ट्रैटेजी को कब कैसे मोल्ड करना है, कितना टाइम हमारे पास बचा है, इस टाइम पे हम कैसे अपने आप को फाइनल टच दें। तो ये सब मुझे भी नहीं पता था, बट जो मेरे मेंटोर हैं आशुतोष श्रीवास्तव सर, उन्होंने मुझे हर एक स्टेज पे बहुत अच्छे से गाइड किया। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं समराइज़ करना चाहता हूँ कि आप केवल 3 चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रेटजी को इतना स्ट्रांग रखिए अगले 1-1.5 साल में कि चाहे बनाने में आपको भले 1 से 1.5 महीने का टाइम लगे या उससे ज़्यादा टाइम लगे, बट एक बार वो स्ट्रेटजी आपने बना ली तो उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। सेकेंडली, उसी स्ट्रेटजी पे आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया
कि कई ऐसे दिन आएंगे जब आपका नॉर्मल रूटीन का वो नहीं होगा, फिर भी उन दिनों में भी आप 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, तो आपको एक माइंड को रिलैक्स रहेगा कि जिस दिन मुझसे पढ़ाई नहीं भी होनी थी उस दिन भी मैंने कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पढ़ा है और मुझे कहीं ना कहीं वो हेल्प ज़रूर करेगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है कि फ्यूचर के रिजल्ट को आप मत सोचिए, आप अपने डेली के टास्क पे ध्यान दीजिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ना फ्यूचर की सोचिए ना पास्ट की सोचिए, क्योंकि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। जितना हम प्रेजेंट में रह के खुशी से अपनी पढ़ाई करेंगे, आप देखिएगा कि उसका रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। हाँ, प्रेजेंट की टेंशन रहती है, एंग्जाइटी रहती है, मुझे भी रहती है, पर जितना ज़्यादा फोकस करके आप प्रेजेंटली अपने कामों को अच्छे से डील करेंगे, ना ये सोचते हुए कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रीलिम्स में कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं, इससे अच्छा आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए जिसके विश्वास पे आपने जर्नी स्टार्ट करी थी। तो यही मेरे 3 एडवाइस हैं आप सभी को। नमस्कार।